स्वागत है। आज हम जेके राउलिंग की हैरी पॉटर श्रृंखला की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास इस पे दो काफ़ी विस्तृत समीक्षाएं हैं और हमारा काम है कि इनमें से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं, जो ज्ञान है, उसे निकाल कर सामने लाएं। देखिए, ये सिर्फ जादुई कहानियां तो है नहीं, ये तो एक पूरी पीढ़ी के लिए जैसे कल्चर का हिस्सा बन गई है। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या बात है जो इस श्रृंखला को इतना खास बनाती है। इसका कहानी कहने का तरीका, इसके पात्र, गहरे विषय और इसका जो असर रहा है, वो सब। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, इस श्रृंखला का कौन सा हिस्सा है जो सबसे पहले जहन में आता है? क्या वो हॉगवर्ट्स का जादू है या फिर किरदारों का वो सफर? ये सवाल हमें सीधे इसके दायरे और इसकी बनावट पे ले जाता है। 7 उपन्यास हैं, हैरी के 11वें जन्मदिन से लेकर 17 साल की उम्र तक का पूरा सफर। और ये देखना दिलचस्प है कि कैसे कहानी भी हैरी के साथ साथ जैसे बड़ी होती जाती है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और स्रोत भी इस पर काफी जोर देते हैं। जो शुरुआती किताबें हैं जैसे फिलोसोफर स्टोन, वो वाकई जादुई रोमांच और रहस्य पर ज्यादा ध्यान देती हैं। उनमें एक क्या कहते हैं मासूमियत सी है जो छोटे पढ़ने वालों को खींचती है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, चेंबर ऑफ सीक्रेट्स से लेकर डेथली हैलोड्स तक, माहौल गहरा होता जाता है। हाँ बिल्कुल, दांव ऊंचे हो जाते हैं। सही कहा। हम युद्ध की आहट महसूस करते हैं, फिर वो जादुई दुनिया की अंदरूनी राजनीति, भ्रष्टाचार, सत्ता का संघर्ष, ये सब सामने आने लगता है। और फिर मृत्यु जैसा गंभीर विषय, वो तो पहले पन्ने से ही मौजूद है, लेकिन बाद में और ज्यादा साफ और दर्दनाक बन जाता है। और इसकी जो बनावट है वो भी तो काफी अलग है। एक तरफ तो ये स्कूल लाइफ की कहानी है, हर साल हॉगवर्ट्स लौटना, नई क्लासें, क्विडिच मैच, दोस्ती, झगड़े। हाँ, ये एक जाना पहचाना सा ढांचा है ना। हाँ बिल्कुल। ये जो स्कूल कैलेंडर वाला ढांचा है ना, वो पढ़ने वालों को एक तरह की स्थिरता देता है। लेकिन इसी के अंदर एक बहुत बड़ी कहानी चल रही होती है। हैरी की किस्मत, वोल्डेमॉर्ट से उसका टकराव और फिर बुराई पर अच्छाई की जीत वाला वो संघर्ष। स्रोत यही बताते हैं कि ये जो मिश्रण है, मतलब रोजमर्रा की स्कूल लाइफ और वो असाधारण जादुई किस्मत, यही इसकी कामयाबी का एक बड़ा कारण है। ये पढ़ने वालों को जमीन से जोड़े रखता है और कहानी उन्हें कल्पना की ऊंचाइयों तक ले जाती है। और इस कल्पना की दुनिया की बात करें, रोलिंग ने जो ये जादुई दुनिया बनाई है वो अविश्वसनीय रूप से ठोस महसूस होती है। एक पूरी सभ्यता जो हमारी दुनिया के साथ साथ चल रही है, अपनी नियमों, इतिहास, संस्कृति के साथ। तो स्रोतों के हिसाब से उन्होंने इसे इतनी विश्वसनीयता दी कैसे? ये वाकई राउलिंग की प्रतिभा का शिखर है, जैसा दोनों समीक्षाएं मानती हैं। बात से बड़े आइडियाज की नहीं है, बल्कि वो जो छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान दिया गया है, वो कमाल का है। जैसे क्विडिच को ही लें, एक पूरी तरह से काल्पनिक खेल जिसके नियम इतने विस्तार से बताए गए हैं कि वो असली लगता है। हाँ। या फिर ड्रैगन आली, वो सिर्फ एक जादुई बाजार नहीं है, उसमें अलग अलग तरह की दुकानें हैं, हर एक का अपना एक चरित्र है। ग्रिंगॉट्स बैंक जिसे गॉब्लिन चलाते हैं, उसकी अपनी सुरक्षा व्यवस्था, अपने नियम। हाँ, और जादू मंत्रालय, वो तो किसी भी असली दुनिया की सरकारी संस्था जैसा नौकरशाही और उलझा हुआ लगता है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि एक जादुई दुनिया में इतनी कागजी कार्रवाई और नियम हो? यही तो खूबी है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि यही जो नौकरशाही वाला पहलू है, जो शायद थोड़ा उबाऊ लग सकता है, असल में वही दुनिया को असली बनाता है। ये दिखाता है कि जादू भी बस यूं ही नहीं है, उसके भी अपने सिस्टम है, अपनी सीमाएं हैं, अपनी राजनीति है। ये सिर्फ छड़ी घुमाने का खेल नहीं है। अच्छा जी। जहां उसे अपनेपन का एहसास होता है। ये सारी परतें मिलकर दुनिया को जिंदा कर देती हैं। यहाँ से कहानी और गहरी होती है। जैसा कि स्रोतों में साफ कहा गया है, ये सिर्फ जादू टोने, उड़ने वाली झाड़ुओं और मंत्रों के बारे में नहीं है। सतह के नीचे बहुत गहरे और यूनिवर्सल विषय बुने हुए हैं। अच्छाई बनाम बुराई का संघर्ष, वो तो खैर स्पष्ट है ही। वोल्डेमॉर्ट की नफरत और सत्ता की भूख के सामने हैरी का साहस, जो प्यार और दोस्ती से ताकत लेता है। हाँ, ये तो सेंट्रल थीम है। लेकिन स्रोत बताते हैं कि शायद इससे भी ज्यादा जरूरी विषय है पहचान और पसंद का। श्रृंखला लगातार इस बात पर जोर देती है कि हम अपनी काबिलियत से नहीं, बल्कि हम जो चुनते हैं उससे पहचाने जाते हैं। अच्छा। देखिए, हैरी में वोल्डेमॉर्ट की कुछ काबिलियत हैं। वो पारसे टंग बोल सकता है, सोर्टिंग हैट उसे स्लिदरिन में डालने का सोचता है, लेकिन वो वोल्डेमॉर्ट नहीं बनता
क्योंकि वो लगातार ऐसे चुनाव करता है जो दया, दोस्ती और सही काम करने पर आधारित होते हैं। ये बहुत ही पावरफुल मैसेज है, खासकर युवा पढ़ने वालों के लिए, कि आपकी परिस्थितियां या आपकी पैदाइशी टैलेंट उतना मायने नहीं रखते जितना कि आपके नैतिक चुनाव। बिल्कुल, और ये सिर्फ हैरी पर लागू नहीं होता। प्रोफेसर स्नेप का किरदार इसी का एक बहुत जटिल और दुखद उदाहरण है। उनका पूरा जीवन कड़वाहट, पछतावे और शायद गलत चुनावों से भरा लगता है, लेकिन अंत में उनके कुछ निर्णायक चुनाव उनकी पूरी कहानी को एक बिल्कुल अलग रोशनी में दिखाते हैं। स्रोत इसे रिडेम्पशन आर्क या मुक्ति की कहानी का एक बेहतरीन साहित्यिक उदाहरण मानते हैं, जो दिखाता है कि बदलाव और प्रायश्चित हमेशा मुमकिन है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। और एक और अहम विषय है जिसका जिक्र स्रोतों में काफी है, पूर्वाग्रह। प्योर ब्लड बनाम मगलबॉर्न या हाफ ब्लड वाला जो विभाजन है, ये तो सीधे सीधे हमारी दुनिया की समस्याओं जैसा लगता है। निश्चित रूप से स्रोत इसे वास्तविक दुनिया के नस्लवाद, वर्गवाद और किसी भी तरह के भेदभाव या दूसरे को कम समझने की मानसिकता का एक बहुत ही प्रभावी और समझने लायक रूपक मानते हैं। जिस तरह कुछ पुराने जादूगर परिवार अपने शुद्ध खून पर घमंड करते हैं और दूसरों को नीची नजर से देखते हैं, वो समाज में मौजूद असली बंटवारों को दिखाता है। श्रृंखला ये बहुत साफ तौर पर दिखाती है कि इस तरह का पूर्वाग्रह न सिर्फ गलत है, बल्कि ये कितना खतरनाक और विनाशकारी हो सकता है, जो आखिर में वोल्डेमॉर्ट जैसी ताकतों के उभरने का आधार बनता है। और फिर मृत्यु का विषय है, जो पहले उपन्यास से ही कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। हैरी की पहचान ही वो लड़का जो बच गया के तौर पर है। हाँ, मृत्यु एक ऐसा धागा है जो पूरी श्रृंखला में बुना हुआ है। ये सिर्फ विलन की मौत नहीं है, बल्कि प्यारे और महत्वपूर्ण किरदारों की मौत भी है, जो कहानी को एक भावनात्मक वजन देती है। और अंत में, जैसा स्रोत बताते हैं, श्रृंखला का जो क्लाइमैक्स है वो सिर्फ वोल्डेमॉर्ट को हराना नहीं है, बल्कि मृत्यु के डर को समझना और उसका सामना करना है। अच्छा। हॉर्क्रक्स आत्मा के टुकड़े करके अमरता पाने की कोशिश, वो मौत के डर का ही तो प्रतीक है, जबकि हैरी की यात्रा मौत को स्वीकार करने और अपनों के लिए बलिदान देने की ओर ले जाती है। बच्चों के साहित्य में इतने सीधे तौर पर मौत और दुख से निपटना एक साहसी कदम था। इन सभी विषयों को जिंदा करते हैं इसके पात्र। हैरी खुद, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कोई परफेक्ट हीरो नहीं है। वो गुस्सैल है, मूडी ने गलतियां करता है, पर शायद यही उसे इतना भरोसेमंद बनाता है। बिल्कुल, उसकी कमियां उसे असली बनाती हैं। पढ़ने वाले उससे इसलिए जुड़ पाते हैं क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है। वो एक आम लड़का है जिस पर असाधारण जिम्मेदारियां आ पड़ी हैं। वो डरता है, शक करता है, लेकिन फिर भी सही काम करने की कोशिश करता है। और उसके दोस्त हरमियोनी ग्रेंजर, वो सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं है, बल्कि उसमें जबरदस्त इंटेलिजेंस है, सामाजिक न्याय के लिए जुनून है और गहरी सहानुभूति है। वो दिखाती है कि ज्ञान ताकत है, पर करुणा के बिना अधूरा है। और रॉन वीजली, उसकी वफादारी तो कमाल की है, लेकिन वो अपनी इनसिक्योरिटी से भी जूझता है ना? खासकर हैरी की प्रसिद्धि और हरमियोनी की बुद्धिमत्ता के सामने। ये तिकड़ी दोस्ती की जो उलझने हैं, जलन, गलतफहमी, लेकिन आखिर में अटूट सहारा, उसको बहुत खूबसूरती से दिखाती है। हाँ, उनकी दोस्ती तो श्रृंखला का बिल है, लेकिन जो सहायक पात्र हैं वो भी उतने ही यादगार हैं। प्रोफेसर स्नेप की बात हमने की, शायद आजकल के साहित्य के सबसे ज्यादा बहस वाले और जटिल किरदारों में से एक। स्रोत उनके चित्रण की बारीकी और रहस्य को उजागर करते हैं। एक तरफ वो क्रूर और पक्षपाती लगते हैं, दूसरी तरफ उनके काम गहरे प्यार और बलिदान से प्रेरित हैं। अंत तक पढ़ने वाले उनकी असली वफादारी पर सवाल उठाते रहते हैं। और डंबलडोर, वो भी सिर्फ एक दयालु सफेद दाढ़ी वाले जादूगर नहीं है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, उनकी अपनी जटिलताएं, उनके अतीत के राज और उनके वो फैसले जो नैतिक रूप से शायद उतने सही नहीं थे, वो सब सामने आते हैं। हाँ, वो एक महान रणनीतिकार हैं, पर क्या उनके तरीके हमेशा सही थे? ये सवाल कहानी को और दिलचस्प बनाते हैं। सही कहा। और लूना लवगुड जैसे पात्र, जो अपनी अजीब हदों के बावजूद गहरी समझ रखती है और सामाजिक दबावों के आगे नहीं झुकती, या नेविल लॉन्गबॉटम, जो डरपोक और भुलक्कड़ लड़के से एक साहसी हीरो बनता है। हाँ, नेविल का ट्रांसफॉर्मेशन तो कमाल का है।
बिल्कुल। प्रोफेसर मैकगोनागल, जो सख्त अनुशासन वाली हैं लेकिन जिनका न्याय का सेंस और साहस अटूट है, ये सभी पात्र राउलिंग की इंसानी स्वभाव की गहरी समझ और यादगार व्यक्तित्व बनाने की क्षमता दिखाते हैं। स्रोत इस बात पर सहमत हैं कि पात्रों की गहराई और उनका विकास श्रृंखला की स्थायी अपील का एक मुख्य कारण है। अब जरा लेखन शैली पर बात करते हैं। स्रोत बताते हैं कि राउलिंग की शैली सीधी है, सरल है, लेकिन बेहद असरदार है। इसमें हास्य का अच्छा इस्तेमाल है, खासकर शुरुआती किताबों में। और कहानी को ऐसे मोड़ पर छोड़ने की कला है कि पढ़ने वाला अगला पन्ना पलटने या अगली किताब का इंतजार करने पर मजबूर हो जाता है। हाँ, कहानी की रफ्तार बनाए रखने में वो माहिर हैं। हर किताब अपने आप में एक रहस्य या चुनौती पेश करती है, लेकिन साथ ही वो बड़ी कहानी के पहेली के टुकड़ों को भी जोड़ती जाती हैं। हॉक रॉक्स और डेथली हैलो जैसे राज धीरे धीरे खुलते हैं और कहानी को एक पौराणिक सा डायमेंशन देते हैं। ये सिर्फ स्कूल का एडवेंचर नहीं रह जाता, बल्कि भाग्य, भविष्यवाणी और पुराने जादू की एक बड़ी गाथा बन जाती है। स्रोत इस बात की तारीफ करते हैं कि कैसे मुश्किल प्लॉट पॉइंट्स को कहानी के स्वाभाविक प्रवाह में बुना गया है। और इसका जो सांस्कृतिक असर रहा, वो तो मतलब अभूतपूर्व था। किताबें आधी रात को रिलीज होती थीं और दुकानों के बाहर लंबी कतारें लगती थीं, बच्चों और बड़ों की। इसने पढ़ने को फिर से कून बना दिया था। बिल्कुल। स्रोत इसे एक असाधारण सांस्कृतिक घटना मानते हैं। इसने न केवल बच्चों के साहित्य को दुनिया भर में फिर से सुर्खियों में ला दिया, बल्कि पब्लिशिंग इंडस्ट्री को भी बदल दिया। इसने फैन फिक्शन, ऑनलाइन कम्युनिटीज और चर्चा की एक पूरी दुनिया को जन्म दिया। और जाहिर है, ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने इसकी पहुंच को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। इसने सचमुच एक पूरी पीढ़ी के बचपन और उनकी पढ़ने की आदतों को आकार दिया। उन्हें एक साझा कहानी दी, एक साझा दुनिया दी। ये सिर्फ किताबें नहीं रहीं, ये एक अनुभव बन गईं। हालांकि जैसा कि एक ईमानदार विश्लेषण में होना चाहिए, स्रोत कुछ आलोचनाओं का भी जिक्र करते हैं। सब कुछ एकदम परफेक्ट नहीं था, कुछ कमियां भी थी। हाँ, समीक्षाओं में कुछ आलोचनात्मक बातें भी उठाई गई हैं। जैसे कुछ आलोचकों का मानना है कि बाद की किताबें, जो काफी लंबी हैं, उनमें रफ्तार को लेकर कुछ दिक्कतें हैं। कहानी कभी-कभी थोड़ी धीमी या बिखरी हुई लग सकती है। कुछ किरदारों, खासकर कुछ सहायक पात्रों या जादुई प्राणियों के चित्रण में स्टीरियोटाइपिंग या रूढ़िवादिता के भी आरोप लगे हैं। हालांकि इस पर अलग-अलग राय हो सकती है। और क्लाइमैक्स में जानकारी देने के तरीके पर भी कुछ बातें हैं। हाँ, कुछ समीक्षाओं में ये बात उठाई गई है कि कभी-कभी कहानी के रहस्यों को सुलझाने के लिए लंबे डायलॉग्स या व्याख्यानों का सहारा लिया गया है, जहां पात्र बैठकर चीजों को विस्तार से समझाते हैं। इसे कुछ पढ़ने वाले शायद थोड़ा कम नाटकीय मान सकते हैं। और जैसा कि एक स्रोत साफ तौर पर बताता है, हाल के सालों में लेखिका के कुछ सार्वजनिक विचारों ने विवादों को जन्म दिया है। इससे कला को कलाकार से अलग करने के सवाल पर काफी बहस छिड़ी है। स्रोत इस तथ्य को दर्ज करते हैं कि इस बहस ने श्रृंखला की विरासत पर होने वाली आजकल की चर्चाओं को प्रभावित किया है, बिना किसी का पक्ष लिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कहानी की ताकतें, उसकी जटिलताएं और आलोचनाएं, इन स्रोतों के अनुसार हैरी पॉटर की स्थायी विरासत क्या है? क्यों ये आज भी इतनी प्रासंगिक लगती है? स्रोत इसे बिना किसी शक के 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत के सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण साहित्यिक कामों में से एक मानते हैं। इसकी जो स्थायी अपील है, जैसा हमने चर्चा की, वो इसके अनूठे मिश्रण में है। ये मिथक, रहस्य, रोमांच, स्कूल की कहानी और बड़े होने की कहानी है, सब एक साथ बुना हुआ है। ये बड़ी कुशलता से बचपन की कल्पना और जादू की दुनिया को वयस्क जीवन के अक्सर अंधेरे और जटिल विषयों जैसे नुकसान, भ्रष्टाचार, युद्ध, पूर्वाग्रह और नैतिक दुविधाओं से जोड़ती है। और इसके मूल में जो संदेश है, शायद वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। निश्चित रूप से स्रोतों का निष्कर्ष यही है कि इसके दिल में प्यार, दोस्ती और साहस की ताकत का एक गहरा और स्थायी संदेश है। ये दिखाता है कि कैसे साधारण लोग असाधारण परिस्थितियों में सही के लिए खड़े होने की हिम्मत जुटा सकते हैं। ये डर, नफरत और जुल्म के खिलाफ आशा और इंसानी जुड़ाव की ताकत का जश्न मनाती है। ये संदेश यूनिवर्सल है और पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ने वालों के साथ जुड़ते रहते हैं। तो आखिर में निष्कर्ष यही निकलता है कि हैरी पॉटर श्रृंखला इसलिए स्थायी है क्योंकि ये व्यक्तिगत भी है और महाकाव्य भी। ये हैरी के निजी संघर्षों, उसकी दोस्ती और उसके विकास की कहानी है, लेकिन साथ ही ये अच्छाई और बुराई के बीच एक बड़े, दुनिया बदलने वाले युद्ध की कहानी भी है।
एक कल्पनाशील दुनिया जो इतनी बारीकी से घड़ी गई है कि जिंदा लगती है। ऐसे पात्र जो पढ़ने वालों के साथ बड़े होते हैं, बदलते हैं और सीखते हैं, और एक नैतिक ढांचा जो हमें सही चुनाव करने, दूसरों के लिए खड़े होने और उम्मीद न छोड़ने का महत्व सिखाता है। ये सब मिलकर इसे सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक गहरा अनुभव बनाते हैं। तो ये थी हैरी पॉटर श्रृंखला पर आधारित इन स्रोतों की हमारी विस्तृत पड़ताल। हमने दुनिया बनाने की कला से लेकर पात्रों की पेचीदगियों और उन गहरे विषयों तक को छुआ जिन्होंने इस श्रृंखला को इतना यादगार और प्रभावशाली बनाया है। वाकई, जैसा कि स्रोत पुष्टि करते हैं, ये सिर्फ किताबों का एक सेट नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक मील का पत्थर है जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है और आज के साहित्य और पॉपुलर कल्चर पर एक अमिट छाप छोड़ी है। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, जानने और सोचने के लिए हमेशा कुछ और होता है। यस। इन स्रोतों से परे एक विचार जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर हॉगवर्ट्स आज के डिजिटल युग में होता, जहां स्मार्टफोन और इंटरनेट आम है, तो जादू और टेक्नोलॉजी का साथ साथ होना कैसा दिखता? अच्छा सवाल है। क्या जादूगरों की दुनिया में विज़ग्राम या स्पेल बुक जैसा कोई सोशल मीडिया होता? और ये चीज़ उनके आपसी रिश्तों, उनके सीखने के तरीकों और यहाँ तक कि जादू के इस्तेमाल को कैसे बदल सकती थी? क्या वो गूगल पर मंत्र खोजते? सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।